मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सशक्त उत्तराखंड की बैठक। शहरी विकास विभाग की कार्य योजना और कार्यक्रमों की समीक्षा। आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्था को सुगम बनाने के दिए निर्देश। सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे के बाद होगा सत्र। पिछले सत्र से 6 माह का समय 16 सितंबर को हो रहा है पूरा। देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम का मंदिर मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा साल के अंत तक जनता को समर्पित किया जाएगा सैन्य धाम। चार जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 5 जिलों में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 4 जिलों में अलर्ट है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी प्रशिता, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो लगातार जो है यहाँ पर बारिश का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। साथ ही साथ जो मौसम विभाग है यहाँ पर फिर से उन्होंने जो है यहाँ पर चेतावनी दी है और अलर्ट जारी किया है कि 4 जिले जो हैं उनमें भारी बारिश इस दौरान यहाँ पर रहने वाली है। उन जिलों की अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ के अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर नैनीताल, उधम सिंह नगर, नैनीताल के अलावा और जो यहाँ पर 2 अन्य जिले और हैं उनको लेकर भी जो है यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ इस तरीके से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर लगातार समीक्षा बैठक इस दौरान कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपदाग्रस्त जो यहाँ पर क्षेत्र रहे हैं, जिले रहे हैं, उनको लेकर के लगातार यहाँ पर अधिकारियों को आदेश भी दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जिस तरीके से भी इनकी सहायता यहाँ पर हो सकती है वो की जाए। जी बिल्कुल, 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। विनर, यहाँ पर कई स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की है सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने सभी बड़े जो अधिकारी हैं आपदा प्रबंधन की अगर बात करें, उनके सचिव को भी जो है यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि आपदा की दृष्टि से पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहे और जहाँ भी कहीं किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कतें बारिश के दौरान आती है तो जो है एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वहाँ पर लगाई गई है और पूरी तरीके से जो है वो वहाँ पर कार्य करे और जो भी लोग वहाँ पर हैं उनको राहत बचाव कार्य की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जाए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है, कई ऐसे जो जिले हैं जहाँ पर भूस्खलन जैसी जो हालात हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पर काफ़ी सड़कें भी जो है बाधित हुई हैं। इसको देखते हुए जो है एक बड़ा फैसला जो है कल बीते दिन जो है समीक्षा बैठक यहाँ पर सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में ली है और सभी अधिकारियों को यहाँ पर बारिश को लेकर के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल विनय, पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर चला। बारिश ने तबाही मचाई, काफी नुकसान राज्य में हुआ है। एक बार फिर रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, तो एक बार फिर चुनौती बन सकती है बारिश।
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो चुनौतीपूर्ण जो है उत्तराखंड बारिश के दौरान रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो हैं बारिश के दौरान उत्तराखंड में आती है, क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं जो पहाड़ी ज़िले हैं, वहाँ पर भूस्खलन जैसी जो घटनाएँ हैं वो बनने की जो समस्याएँ हैं वो लगातार बनी रहती है। लेकिन समय-समय पर जो है सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी के साथ जो है कार्य करती है, और अभी हाल ही में जो है एक समीक्षा बैठक सीएम ने फिर दोबारा से यहाँ पर ली है, और जी। जिसको लेकर के जिसमें आपदा प्रबंधन के जितने भी अधिकारी सचिव हैं वो भी उस बैठक के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। उन सभी को जो है यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहें, और जो भी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अगर कोई भी किसी भी तरीके से अलर्ट की बात आती है तो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर अधिकारी रहें। जी चलिए विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट किया है भारी बारिश का, और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। रुक कर लेते खबरों का। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की सशक्त उत्तराखंड एड 2025 से संबंधित कार्य योजना और संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए। साथ ही विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्थाओं को सुगम बनाए जाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात कही। वही बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 8,793 करोड़ के निवेश और 30,65,000 रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माण हो रहे सैन्य धाम का मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुआयना कर स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि सैन्य धाम जन भावनाओं से जुड़ा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सैन्य धाम का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। वही सैन्य धाम का निर्माण कार्य दिसंबर महीने तक पूरा हो जाएगा, जिसे उत्तराखंड की वीर माता और यहाँ की जनता को समर्पित किया जाएगा। प्रकार से हमारी कार्यदायी संस्था यहाँ पर काम कर रही है। लगातार मेरे अधिकारी यहाँ पर आकर हमारे डायरेक्टर इसके मुआयना करते हैं। 50% से अधिक काम यहाँ पर हो चुका है, और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। पेड़ बह गए, अरे बड़े बड़े पुस्ते बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं, इतनी हैवी रेन हो रही है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है, लगातार हमारे अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं। बहुत बेहतर काम हो रहा है। किसी भी सूरत में दिसंबर तक इसको पूरा करके हम यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने बताया कि जनपद वासी सभी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें। बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। विधानसभा बागेश्वर को 3 जोनल मजिस्ट्रेट में बांटा गया है। एसडीएम बागेश्वर को निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी बनाया गया है। विधानसभा बागेश्वर में 188 मतदान स्थल है, 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सर्विस मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी मतदान स्थल बनाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के लिए शासन को अवगत करा दिया गया है। विधानसभा बागेश्वर में पुरुष मतदाता 60,000 और महिला मतदाता 58,000 है। 10 अगस्त से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हमारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक समीक्षा बैठक ली थी। आज भी समीक्षा बैठक ली है। सारी टीम्स हमारी एक्टिवेट हो गई, चाहे एसटी हो, एसएसटी, क्यूआरटी, एमसीएमसी और हमारी जो लिकर मॉनिटरिंग टीम है वो हो गई है। फोर्स जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए उसके लिए हमने बात कर ली है, वो हमें कमिट हो चुका है कि हमें मिल जाएगी। सारी जितनी भी निर्वाचन सामग्री है, जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी तैयार है। ईवीएम हमारे पास एफएलसी ऑलरेडी हो चुकी है। मसूरी में जल संस्थान कार्यालय को 4 सितंबर तक खाली करने का न्यायालय ने आदेश पारित किया है। दरअसल बहुउद्देशीय टाउन हॉल में जल संस्थान का कार्यालय था, लेकिन टाउन हॉल के नवीनीकरण की वजह से जल संस्थान का ऑफिस खाली कर निजी भूमि पर कार्यालय बनाना पड़ा, जिसके बाद लगभग 8 साल तक टाउन हॉल में ही कार्य चलता रहा। इस दौरान
जल संस्थान को निजी भूमि पर ही कार्यालय संचालित करना पड़ा, जिसके बाद निजी भूमि के मालिक ने न्यायालय में वाद दायर कर जल संस्थान कार्यालय से भूमि खाली करने के आदेश पारित करवाया। इसके बाद न्यायालय ने 4 सितंबर तक जल संस्थान कार्यालय को खाली करने के निर्देश दिए हैं। आज जमीन देखा था, जमीन नहीं मीन्स टैंक के पास देखा था कुछ जमीन है। अगर हमें इसमें यहाँ नहीं मिल पाता है 4 तारीख तक, जहाँ जो कोर्ट का ऑर्डर है कि 4 तारीख तक हमें ये खाली करना है, अगर नहीं मिल पाता है तो हम वहीं अपना ऑफिस बनाएंगे। लेकिन फिर पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि कंप्लेन करना है तो वहाँ आना पड़ेगा, और फिर अगर बिल भी जमा करना है वहीं आना पड़ेगा, जो कि आना सबके बस की बात है नहीं उतनी दूर। उसमें सब हमें सिर्फ 15 दिन टाइम है हमारे पास, जो कि उसमें चाहे टेंट लगा कर कैसे भी तरह ऑफिस बनाना पड़ेगा हमें। संस्थान के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनका जो ऑफिस है उसको इनको बहुत शीघ्र खाली करना है, और ये भी बताया गया है कि पूर्व में कोई प्रस्ताव ऐसा हुआ था या मौखिक कोई एग्रीमेंट हुआ था कि ये बिल्डिंग टूटेगी जिसमें जलस्थान को जगह दी जाएगी। उसको मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि जलस्थान एक बहुत अति आवश्यक लोगों की डेली नीड्स से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जलस्थान को टाउन हॉल में ही जगह दिया जाए, क्योंकि जनता से जुड़ा ये मामला है और पब्लिक डेली वहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। जैसे बता रहे हैं कि वो भिलाड़ू ले जाना पड़ेगा या देहरादून ले जाना पड़ेगा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन क्रांति संगठन से जुड़े किसान अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट में अंदर जाने से रोक दिया। किसानों का कहना है कि कुछ दिनों पहले देहरादून में मुख्यमंत्री के साथ एक वार्ता कर उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 9 अगस्त तक हरिद्वार को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया तो किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 9 अगस्त बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें से लगातार किसान प्रेस के द्वारा भी, जैसे LIU के द्वारा भी सूचना भी द्वारा, उसके बाद भी आज हजारों की संख्या में किसान इनके दरवाजे पर आया और ये यहाँ से गायब है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य किसानों का। ये एक तरफ दावा कर रहे कि जनता दरबार लगा रहे, तो भाई जनता दरबार जब तुम्हारे दरबार पर कोई आ रहा हजारों की संख्या में, वहाँ तो तुम दिखाई नहीं दे रहे, वहाँ तो तुम अपनी सीट छोड़कर भाग रहे। हमारी 3 सूत्रीय मांग है। देखिए, एक तो हरिद्वार जिले को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए, और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिजली फ्री की जाए, और किसान का कर्जा माफ करा जाए। अमूमन 20-25 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने देहरादून में एक प्रेस करके एक अल्टीमेटम दिया था कि 9 तारीख को जिलाधिकारी, अगर ये 5 तारीख तक जिला हरिद्वार को 5 तारीख तक आपदा घोषित नहीं किया जाता, जिला हरिद्वार को आपदा घोषित नहीं किया जाता, तो आगामी 9 अगस्त को जिलाधिकारी हरिद्वार को जो है एक ज्ञापन दिया जाएगा, और जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया था कि वो हमें मिले। लेकिन अब यहाँ का प्रशासन, मैं समझता नहीं कि ये लोग हठधर्मी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो आज भी यहाँ मौजूद नहीं है अपने कार्यालय में, और हमारे अमले को जो है यहाँ आकर जानन दिया जा रहा है, यहीं रोक दिया गया है। विधानसभा बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के विकास कार्यों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। बागेश्वर से भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान का कहना है कि लगातार 4 बार के विधायक चंदन रामदास के नेतृत्व में विधानसभा बागेश्वर के अधिकतर गांवों तक सड़क पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग में भवनों का निर्माण किया गया है, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। तो वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवत डसीला का कहना है कि पूर्व विधायक दास जी ने केवल अपनी विधायक निधि बांटने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। बागेश्वर में जो विकास हुआ है वे कांग्रेस के समय का है। माननीय स्वर्गीय मंत्री जी द्वारा इतने कार्य किए गए, मैं पूर्व में भी बता रहा था कि देखिए आज तक प्रत्येक जन ने बहुत परेशानियां इससे पूर्व झेली हैं। लोगों को पैदल जाना पड़ता था, स्कूल तक बच्चों को पैदल जाना पड़ता था, हमारे बुजुर्ग महिलाओं को कोई बीमार हो जाता था उनको डोलियों से रोड तक लाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे बागेश्वर विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं छूटा, इक्का दुक्का जहां बहुत बड़ी परेशानी होती थी, उसके अलावा कोई गांव ऐसा नहीं छूटा कि जहां उन्होंने रोड नहीं पहुंचाई। और विद्यालय देखो आप, विद्यालयों में कोई जगह विद्यालय ऐसे नहीं है जहाँ भवन नहीं बने, अन्य जो विकास होते हैं वो छोड़े गए। मंदिर देखिए आप, प्रत्येक अपने विधायी निधि से मंदिर
मंदिरों का स्थल विकास किया गया, उनके द्वारा भव्य और भी कई बड़ी बड़ी योजनाएं उनके द्वारा की गई। बागेश्वर के अंदर में जिला जजी है, कलेक्ट्रेट है, या यहाँ के हॉस्पिटल हैं, या यहाँ के स्कूलों का जीर्णोद्धार करना है, यहाँ के स्कूलों का उच्चीकरण करना है, या तमाम जो जितने भी विकास कार्य हुए मात्र केवल कांग्रेस के शासन में हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी अगर काम हुआ है तो वो आप कहीं पर को भी डिबेट करा सकते हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके द्वारा कौन सा काम कराया गया है। एक मंदिर बनाना और मूर्ति बनाना कोई विकास कार्य नहीं होता है। मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय घटना को लेकर देश में रोष है। वहीं आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। भीम आर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया ने बताया कि आदिवासियों और बहुजन समाज के लोगों के साथ हिंसा हो रही है, उनको अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। दबंगों के हौसले बुलंद है। मणिपुर की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेना आवश्यक है। ज्ञापन जो है भीम आर्मी जय भीम उत्तराखंड एक सामाजिक संगठन के माध्यम से दिया गया है, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा आदिवासी और दलित समाज के लोगों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर के दो गुटों में जो झड़प हुई है, उसको इतना बड़ा तूल सरकार के संरक्षण पाए हुए कुछ लोगों द्वारा दिया गया है। आगजनी की जा रही है, लोगों के घर फूके जा रहे हैं, और बाकी की रणनीति राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा जो भी हमें आदेश निर्गत किया जाएगा उसी पर काम करने का हम काम वाकिफ हैं। और उसी के संबंध में आज भीम आर्मी का एक जुलूस हमारे कलेक्ट्रेट में आया। उन्होंने एक महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। हम उत्तराखंड शासन के माध्यम से जो शिकायतें हैं, जो मांग है, उसका ये ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति को उत्तराखंड शासन के माध्यम से भिजवा दें। मणिपुर की जो घटना और इसी प्रकार की देश की अन्य जगहों जो घटना घटित हो रही हैं, इस प्रकार की घटना की इनके द्वारा निंदा की गई है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। मतदान 5 सितंबर को जबकि मतगणना 8 सितंबर को होगी। उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो काफी समय पहले से ही अपनी तैयारी कर रही है। वहां सभी 180 बूथों का पुनर्गठन किया जा चुका है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बागेश्वर का 3 बार दौरा कर चुके हैं। संगठन और बूथों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी जाएगी। उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस काफी समय से तैयारी कर रही है। बागेश्वर में जो है हमारे बूथ स्तर तक जो है सभी पूर्ण रूप से गठित हो चुके हैं। जो वहां पर पूरे 180 बूथ हैं उनका पुनर्गठन किया जा चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, लगभग 3 बार बागेश्वर का दौरा कर चुके हैं। वहां पर जो है संगठन की समीक्षा, बूथों की समीक्षा, चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी पहले से ही लगी है। और 3 लोगों का जो पैनल है वो भी हमने मंगा दिया है और वो जल्दी हम केंद्रीय नेतृत्व को भेज देंगे और बहुत जल्दी जो है हमारे प्रत्याशी की भी घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर कहा कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और जल्द ही यह मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले काफी समय से प्रदेश में विभिन्न संगठन सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की है। कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार को कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने उसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से कि जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने सचिवालय पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां जहां भारी नुकसान हुआ है वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाए। खासकर रुद्रप्रयाग,
कोटद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चमोली में भारी बारिश से बड़े नुकसान हुए हैं। ऐसे में सीएम ने वर्चुअली प्रदेश भर में आपदा की स्थिति का फीडबैक लिया। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बात कर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से, जहां पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास, कोटद्वार, दुगड्डा इन क्षेत्रों में, और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।